तो अब तक हमने देखा कि कार्बन परिभाषा क्या होती है, कार्बन रसायन किसे कहते हैं। और अब हमें देखना है कार्बन रसायन का परिचय। कार्बन का परिचय हमें देखना है, कार्बन का परिचय। और हमें देखना है कार्बन का परिचय मतलब कार्बन के बारे में कुछ जो पहले है। तो सरल रसायन के अध्ययन को सरल बनाने हेतु सन 1675 ईस्वी में निकोलस लेमरी ने रासायनिक पदार्थ को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया। मतलब बहुत सारे जो है 3 वर्गों में विभाजित किया। तो क्या क्या था? वो था फर्स्ट जो था वो खनिज पदार्थ था, और सेकंड जो था वनस्पति पदार्थ, और थर्ड जो था जंतु पदार्थ। ये निकोलस लेमरी ने 1675 में इन वर्गों में कार्बनिक यौगिकों को विभाजित किया था। अब इसको समझेंगे कैसे? जैसे हम जो ये पदार्थ थे, जितने पदार्थ खनिज से प्राप्त होते थे, खनिज से जो प्राप्त होते थे, वे पदार्थ जो खनिज से प्राप्त होते थे, जैसे लोहा, खड़िया तथा नमक आदि जो हैं हमारे खनिज पदार्थ थे। और जो पेड़ और पौधों से प्राप्त होते थे उसे हम वनस्पति पदार्थ कहते थे। तो वे पदार्थ जो हमें पेड़ और पौधों से प्राप्त होते थे। और थर्ड जो है हमारा जंतु पदार्थ। तो जंतु पदार्थ वे पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त किए जाते थे, तो उन्हें हम क्या कहते थे? जंतु पदार्थ कहते थे। वह पदार्थ खनिज से प्राप्त होते थे खनिज पदार्थ, जो जंतु से प्राप्त होते थे वनस्पति पदार्थ, और जो जंतु से प्राप्त होते थे जंतु पदार्थ। जैसे कि एग्जाम्पल होता है वनस्पति जंतु पदार्थ, देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल जैसे होता है क्या, सोना और चांदी जो होते हैं हमारे खनिज होते हैं, या बहुत सारे खनिज हमने जो चैप्टर धातु और अधातु में पढ़ा था। पेड़ पौधों में जैसे हम चीनी प्राप्त करते हैं, गोंद जो है, चीनी और गोंद जो है हमारे ये क्या है? वनस्पति है। और जंतु पदार्थ में जिलेटिन, एल्बुमिन, ये सब हमारे क्या होते हैं? जंतु पदार्थ होते हैं। तो इस तरह से हम इन सब सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। आधुनिक में क्या हुआ? आधुनिक में जब हम संशोधन हुआ, इसकी परिभाषा जो थी संशोधित हुई, तो ये सब परिभाषा रिजेक्ट हो गई। क्या हुआ? ये गलत हो गया। अब जो नया है वो है कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं और अकार्बनिक किसे कहते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो देखेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होता है। तो दो ही बचे अब हमारे, कार्बनिक और अकार्बनिक 2 वर्गों में बांटा गया। तो फर्स्ट जो है वो है कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक और कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होता है? जैसे वह पदार्थ जो हमें जीवधारी से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जीवधारी से जो हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, जो हमें जीवधारी से प्राप्त होते हैं। और वे पदार्थ जो हमें जीवधारियों के अतिरिक्त किसी और से, मतलब जीवधारी से नहीं किसी और से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। देखना है कार्बन के यौगिकों की विशेषता क्या होती है। हमें कार्बन के यौगिकों की विशेषता, तो फर्स्ट होता है तत्वों की उपस्थिति। सेकंड जो होता है हमारा होता है स्रोत कि कहाँ से प्राप्त होता है, उसमें तत्व क्या होता है, और स्रोत मतलब कहाँ से हमें मिलता है, सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है। और थर्ड जो है ऊष्मा का प्रभाव। तो जो फर्स्ट है ऊष्मा का प्रभाव, और तत्वों की उपस्थिति मतलब क्या होता है, या स्रोत क्या होता है। तो तत्वों की उपस्थिति किसे कहते हैं? तो सभी कार्बन यौगिकों में अंतर विद्यमान रहता है, कार्बन विद्यमान रहता है, तथा कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की उपस्थिति की कोई भी सीमाएं नहीं होती हैं, तथा इनमें कोई भी तत्व उपस्थित हो सकता है, मतलब कोई भी तत्व हो सकता है कि ऐसा नहीं। और स्रोत जहाँ से हमें ज़्यादा प्राप्त होता है, कार्बन यौगिकों का प्रमुख स्रोत जीवधारी मतलब पेड़ पौधे, दूसरे शब्दों में कार्बनिक यौगिकों के प्रमुख जीवधारी हैं।
मतलब जीवधारी हैं तो कार्बनिक यौगिक का प्रभाव होता है बहुत अधिक होता है। इनमें गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। प्रवृत्ति अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में बहुत अधिक क्या होते हैं, ऊष्मा का प्रभाव इन पर ज़्यादा होता है, ये अपघटित हो जाते हैं। अगला देखना है कार्बन तथा अकार्बन यौगिकों में अंतर क्या होता है। फर्स्ट देखते हैं, इन यौगिकों में कार्बन तत्व एक आवश्यक अवयव है और कुछ तत्वों में जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इत्यादि के अतिरिक्त इन यौगिकों में कार्बन नहीं होता है। तो लिखते हैं, इन यौगिकों में क्या होता है, इन यौगिकों में कार्बन, सी मतलब कार्बन एक आवश्यक अवयव है और दो अकार्बन यौगिक में है। इन यौगिकों में जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इत्यादि के अतिरिक्त इन यौगिकों में कार्बन नहीं होता है, मतलब आवश्यक नहीं है। और इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। और अकार्बनिक का उच्च होता है, गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, मतलब गलते ज़्यादा हैं। और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब ये अधातु होते हैं, हमने बताया था, और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और ये जल में अम्लीय होते हैं, ये जल में अम्लीय होते हैं। इनकी आणविक संरचना जटिल होती है, क्या होती है, जटिल होती है। आणविक संरचना इनकी जटिल होती है, इनकी आणविक संरचना सरल होती है। तो ये है इन यौगिकों में। और गलनांक एवं क्वथनांक मतलब जो ठोस जल्दी से गलता है उसका कम गलनांक। तो इस तरह से। और ये क्या है, हमारा अधातु है, हमने जैसा कि वहाँ बताया था अधातु है, इसलिए विद्युत का कुचालक है, जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं किया जा सकता, इसे विद्युत के कुचालक कहते हैं। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि क्या है ये कार्बन और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर क्या होता है, हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, इसमें हमने बेसिक कुछ बताया था, तो आप फर्स्ट पार्ट देख लें, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।